तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई सिंबल से दिखाएंगे हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई सिंबल से दिखाएंगे। अच्छा देखिए, जब जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, हर टॉपिक में हर एक चीज का डेफिनेशन, छोटे से छोटे चीज का डेफिनेशन मैंने डिक्टेट किया है। जैसे क्लासरूम में मैं डिक्टेट करता था और आप लोग नोट्स बनाते थे, वैसे यहां क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? वीडियो लेक्चर देखकर जब मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग कॉपी पर? ये बार बार क्यों आपके मन में आ रहा है कि डेफिनेशन मुझे लिखवाना चाहिए? खुद क्यों लिखा? कोई टीचर खुद लिखता है डेफिनेशन? क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर टीचर डेफिनेशन लिखता है कि वह डिक्टेट करता है? तो टीचर डेफिनेशन डिक्टेट करता है और स्टूडेंट्स उसको सुनकर खुद नोट्स बनाते हैं। करंट करंट चैप्टर जब शुरू किया मैंने, करंट तक का डेफिनेशन लिखा है, चाहे बोला है कि current through a cross section is defined as rate of flow of charge through that cross section। ऐसे बोल बोल के डिफाइन किया है या फिर लिख दिया है, दोनों में से कोई एक काम तो जरूर किया है मैंने। तो आप खुद भी मेहनत करिए। इतना आलसी क्यों बन रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं आप खुद से लिखेंगे? टीचर डिक्टेट करेगा तो हर चीज लिखा लिखाया क्यों चाहिए आपको? तो जैसे क्लासरूम स्टडी होती है वही नहीं चल रहा है ये अभी। जब मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो आपको लिखना नहीं चाहिए सुन के? तो सब डेफिनेशन, हर एक चैप्टर का एक एक छोटा से छोटा डेफिनेशन या तो मैंने लिख दिया है या फिर डिक्टेट किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। आप कहीं के कोई से भी नोट्स मैच कर लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी थ्योरी बताई है आपको मैंने। या तो सारे डेफिनेशन, फिर बोल रहा हूं, या तो सारे डेफिनेशन डिक्टेट किया है वीडियो लेक्चर में या फिर लिखा है। तो जो लिखा है वो तो आप लिख ले रहे हैं, जो डिक्टेट किया है वह भी तो आपको लिखना चाहिए ना। तो थोड़ा अलसियाइए मत, कॉपी पेन उठाइए और वीडियो लेक्चर देखते देखते लिखते भी रहिए। सो के नहीं पढ़ाई होती है कि मोबाइल ले लिया और बिस्तर पर लेट गए और वीडियो लेक्चर देख देख के सुन सुन के पढ़े जा रहे हैं। मोबाइल रखिए टेबल पर, वीडियो लेक्चर ऑन करिए, कॉपी पेन उठाइए, कॉपी और पेन उठाइए और सुन सुन के लिखते रहिए। सवाल भी नोट करिए, सॉल्यूशन भी नोट करिए कॉपी पर। जो वीडियो लेक्चर में चल रहा है, एक एक वर्ड बाय वर्ड या तो लिखा हुआ और चाहे मेरा बोला हुआ डिक्टेट किया हुआ एक एक चीज आपकी कॉपी में होना चाहिए, तब आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि बिस्तर पर लेट गए तकिया लगाकर और मोबाइल देख रहे हैं और हो गई पढ़ाई। टेबल पर रखिए मोबाइल, ऑन करिए वीडियो लेक्चर, कॉपी पेन लीजिए और जो लिखा है देख के लिखिए और जो डिक्टेट करा रहा हूं वह सुन के भी लिखिए। डेफिनेशन, सब डेफिनेशन बोला है मैंने, एक एक चीज का डेफिनेशन बोला है, छोटी से छोटी बात का डेफिनेशन बोला है मैंने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी डेफिनेशन बोला है मैंने। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका डेफिनेशन होता हो और मैंने ना बोला हो। हर एक चीज का डेफिनेशन बोला है मैंने, ठीक है ना? तो सब कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, आपको सुन के लिखना भी पड़ता है। क्लास में बैठते हैं आप, टीचर डिक्टेट करता है, सुन के लिखना भी पड़ता है, वो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। ये नहीं कि खाली ब्लैक बोर्ड से उतारते जाएंगे आप, ठीक है ना? तो डिक्टेट जो कर रहा हूं वो भी तो सुनिए, वो भी तो अपने नोट्स में लिखिए। एनीवे, तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिक फ्लक्स या कोई भी चीज का फ्लक्स हम लोग किसी एरिया से निकालते हैं, किसी एरिया से फ्लक्स निकाला जाता है ना? किसी भी एरिया से हम लोग फ्लक्स निकालते हैं।
तो मैं लिखने जा रहा हूं डेफिनेशन इसका। यहां डिक्टेट भी कर सकता था मैं, मेरी मजबूरी नहीं है लिखना, टीचर की मजबूरी नहीं होती है, टीचर डिक्टेट करके लिखवाता ही है एक्चुअली में। आलस मत करिए, जो बोल रहा हूं डिक्टेट कर रहा हूं उसको लिखते रहिए सुन सुन के। चलिए फिलहाल तो अभी लिख दे रहा हूं मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। कहां से डिफाइन करने के लिए बोला है मैंने, किसी एरिया से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू एन एरिया is defined as phi is equal to integral of b dot ds, है ना, या b dot da भी लिख सकते हैं आप, जहां पे a एरिया है, s मानिए एरिया को, चाहे a मानिए, जो आपको ठीक लगे। एरिया a से शुरू होता है, चलिए da लिख देता हूं। तो यह डेफिनेशन है। Phi is defined as magnetic flux through an area is defined as integral of B dot da। ठीक, यह डेफिनेशन है। हालांकि इसका एक और डेफिनेशन बोला जाता है, वो भी लिख दे रहा हूं मैं। फिजिकली मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, या शॉर्टकट लिख रहा हूं, फिजिकली इट रिप्रेजेंट्स, physically it represents number of field lines या number of lines of forces, number of lines of forces, physically it represent number of line of forces passing perpendicular to that area, है ना। तो नीचे वाला डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, ऊपर वाला मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है ना। किसी भी एरिया से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। कॉन्सेप्चुअली डिफाइन कर रहे हैं हम लोग अब, फिजिकली इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया ले रहा हूं मैं, मान लीजिए यह कोई एरिया लिया मैंने, ये एरिया मान लीजिए कोई लिया मैंने इस तरह से, ठीक है। और लेट अस कंसीडर कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू ये है, ये रहा बी, ठीक। तो अब इस बी के दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, इस बी के दो कंपोनेंट्स लेंगे आप। एक कंपोनेंट लेंगे एरिया के परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा एरिया के पैरेलल। ओके, तो एक कंपोनेंट मान लीजिए ये आ गया एरिया के पैरेलल, तो इसको लिख दे रहा हूं मैं बी पैरेलल, और एक कंपोनेंट आएगा एरिया के परपेंडिकुलर, होगा ना दो कंपोनेंट इसका, तो इसको लिख दे रहा हूं बी परपेंडिकुलर। तो, इसको लिख दे रहा हूं बी परपेंडिकुलर, 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 तो
जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बनाएगा वह परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या लिखा है लॉजिकल डेफिनेशन, नीचे देखिए, फिजिकली इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलर, लिखा है ना, पासिंग परपेंडिकुलर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बी परपेंडिकुलर फ्लक्स बनाएगा, ठीक है ना, बी परपेंडिकुलर ही फ्लक्स बनाएगा, तो देयरफॉर फ्लक्स जनरेट होगा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, इसीलिए आप इसे लिखे हुए हैं इंटीग्रल ऑफ बी परपेंडिकुलर इंटू डी ए, ठीक, बी परपेंडिकुलर इंटू डी ए कायदे में लिखना चाहिए हम लोग को। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम कैसे है, ये दोनों सेम है कैसे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये तो सीख गए ना लॉजिकल डेफिनेशन से कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही फ्लक्स बनाता है, ठीक है ना। अब बताइए एरिया वेक्टर किधर मानते हैं आप, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर मानते हैं आप, एरिया के परपेंडिकुलर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो जो एरिया वेक्टर बनाएंगे आप वो ऐसे बन जाएगा, देखिए डायग्राम देखिए, एरिया वेक्टर ये बन गया, इसको लिखिए आप डीए वेक्टर। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा मानिए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या माने, थीटा, ठीक है। तो इस केस में आप बी परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, बी कॉस या बी साइन, क्या लिखेंगे, जिधर एंगल उधर कॉस कंपोनेंट, तो बी परपेंडिकुलर को लिख रहा हूं बी कॉस थीटा और इंटू डी, तो फाई क्या आ गया, फाई आ गया इंटीग्रल ऑफ बी डी ए कॉस थीटा, तो बी डी ए कॉस थीटा क्या होता है, बी डॉट डी ए। तो इस तरह से दोनों डेफिनेशन आपको सिखाया मैंने, समझाया मैंने आपको, है ना, फिजी लिखा है ना डेफिनेशन ये वाला, फिजिकली इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया, तो यानी बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्लक्स बनाता है, तो बी परपेंडिकुलर इनटू एरिया, ये डेफिनेशन हुआ। अब लॉजिकल डेफिनेशन, ये नीचे लॉजिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन दोनों सेम है, यह प्रूफ करके दिखा दिया मैंने आपको, यही ना आया, यही ना आया, ठीक है ना, ओके। अब बताइए फ्लक्स जीरो कब आ जाएगा, फ्लक्स जीरो कब आएगा, ध्यान रखिएगा यह बात, नोट लिख दे रहा हूं मैं, फ्लक्स जीरो कब आएगा, जब बी परपेंडिकुलर हो ही ना, मैग्नेटिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट हो, यानी खुद मैग्नेटिक फील्ड एरिया के पैरेलल हो, है ना, तो लिख दे रहा हूं फाई इज इक्वल टू जीरो व्हेन फील्ड लाइंस, when field lines when field lines are parallel, when field lines are parallel to every point of area, अगर एरिया के हर एक पॉइंट पर फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो फ्लक्स कितना बनेगा, जीरो, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कब बनता है, जब फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर हों, जब फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर हों तभी फ्लक्स जनरेट होता है, फील्ड लाइंस एरिया के पैरेलल होंगे तो फ्लक्स जीरो। अब यही चीज मैं डिक्टेट करता था, तो आपको लिखना चाहिए, ऐसे कोई हर चीज एक एक वर्ड बाय वर्ड थोड़ा ना टीचर लिखता है यार क्लासरूम में, आप सुन सुन के क्यों नहीं खुद से नोट्स बनाते हैं, तो सुन सुन के लिखा करिए। एनीवे चलिए, ये हो गया फ्लक्स के बारे में। यूनिट डायमेंशन खुद देख लीजिएगा, बोलिए फ्लक्स का यूनिट क्या आएगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया दिख रहा है, यही लिख दे रहा हूं यहां पर मैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया दिख रहा है ना, तो क्या लिखो इसका यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं। WE लिखिए, अब बोल रहा हूं मैं, WEBER, जिसको शॉर्टकट में WB भी लिखा जाता है। तो ये रहा यूनिट, ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, वेबर मतलब WEBER, ठीक है, ओके। तो यह रहा मैग्नेटिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन। अब एक्चुअली हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट थी इस चैप्टर में, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट थी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो जान लिए अब आप कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया से डिफाइंड होता है, कैसे, इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA करके, ओके। फिजिकल मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया। जीरो कब हो जाएगा ये, जब सारे लाइंस, जब सारे फील्ड लाइंस एरिया के हर एक पॉइंट पर पैरेलल होंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स, जीरो। अब इतना जानने के बाद आप पढ़ेंगे फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे आप, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्टकट में EMI लिखा जाता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला फर्स्ट लॉ है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। अब ये भी लिखूं ना मैं, कायदे में मैं डिक्टेट करता था क्लास में, खुद से तो लिख नहीं सकते हैं आप, चलिए एक बार और लिख दे रहा हूं, लेकिन आदत बनाइए बार बार नहीं लिखूंगा मैं। whenever there is change in flux, whenever there is change in flux with a closed conducting loop, बात समझ में आ रही है, whenever there is a change in flux, कहां से चेंज इन फ्लक्स देखना है, क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप से। तो whenever there is a change in flux with a closed conducting loop, an EMF is induced, an EMF is induced in that loop, an EMF is induced in that loop called induced EMF, called induced EMF। तो जब कभी भी किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है यहां पर, तो जब कभी भी किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। एंड आगे देखिए, एंड करेंट प्रोड्यूस्ड in that
लूप ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ उसके वजह से लूप में जो करंट फ्लो होने लगेगा, एंड करंट प्रोड्यूस्ड इन दैट लूप ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इसको लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लॉ है कि जब कभी भी किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तब उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, और इसकी वजह से उस लूप में जो करंट फ्लो होगा उसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। अगर एग्जाम में आए कि डिस्क्राइब फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, तो ये फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड लिखेंगे। सेकंड लॉ है द इंड्यूस्ड ईएमएफ persist in that loop till, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई लिख रहा हूं, ठीक है ना, टिल फाई थ्रू दैट लूप is changing with time। क्या बात समझ में आई? पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। परसिस्ट मतलब क्या होता है? बने रहना, बरकरार रहना। तो इंड्यूस ईएमएफ उस लूप में तभी तक बना रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स पर, देखिए क्या लिखा है, परसिस्ट इन दैट लूप टिल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट लूप इज चेंजिंग विथ टाइम। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टिंग लूप में टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लूप में टाइम के साथ बदल रहा है तभी तक उस लूप में इंड्यूस में बना रहेगा। ठीक है ना। अगर फ्लक्स में चेंज करना बंद कर देंगे आप तो इंड्यूस में जीरो हो जाएगा। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है टाइम के साथ तभी तक इंडक्शन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन बंद कर देंगे इंडक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आएगा, राइट फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों लिखेंगे आप। थर्ड है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आमतौर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग ई से दिखाते हैं ना, तो ये रहा लीजिए ई मैग्नीट्यूड इसका। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लिखिए लिखिए अपने आप लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख दिया ना, आगे लिखिए the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of
मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज मॉड ई बराबर मॉड डी फाई बाई डी टी। ठीक है ना? यह तीनों मिलकर फेरेडे लॉ ऑफ ईएमआई बनाते हैं। ओके, यह तीनों मिलकर फेरेडे लॉ ऑफ ईएमआई बनाते हैं। ठीक है? अब आता है लेंज लॉ। पॉइंट नंबर 3 आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ। लेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, जैसे फेरेडे एक साइंटिस्ट का नाम है, तो लेंज भी एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टिंग लूप में जब फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये फेरेडे ने बताया। तो इन्होंने ये बताया कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, करता क्या है। उन्होंने ये बताया कि आखिर ये क्या करता है। तो डायरेक्शन की बात एक्चुअली है, तो यहां पर लिखूंगा मैं लेंज लॉ में द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, the direction of induced EMF in the loop। कौन सा लूप? कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? अबे नॉन कंडक्टिंग में भी करंट फ्लो होगा क्या? नहीं ना, कंडक्टिंग में होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टिंग लूप। Direction of induced EMF in the conducting loop is produced in such a way that it can oppose the cause. It can oppose the cause by which it is produced। तो किसी भी कंडक्टिंग लूप में जब फ्लक्स वेरी करता है टाइम के साथ, तो उस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि जिस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करे, कॉज का अपोज करे। क्या लिखा है? इट कैन अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। यानी कुल मिलाकर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है? फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। तो यह क्या करेगा? फ्लक्स में चेंज होने को रोकेगा। ये चाहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से होगा कि वह हमेशा कोशिश करेगा कि फ्लक्स में चेंज न आए, फ्लक्स में चेंज को रोकेगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आने देगा, इसकी कोशिश रहेगी हमेशा। एक तरह से जैसे आप बोलते हैं ना इनर्शिया, उस तरह से कुछ मान लीजिए आप। इनर्शिया क्या होता है? अपने स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश। तो लेंज लॉ क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स के स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होने देने की कोशिश, है ना? ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि इट इज
इक्विवेलेंट टू, इट इज दिस लॉ, इस लॉ की बात कर रहा हूं मैं, इट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, अब सारी बात सीख गए आप। अब फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। फेरेडे लॉ क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी का मॉड। लेंज ने क्या बोला कि ये प्रोड्यूस होगा उल्टा, फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगा। इसीलिए पूरा को कंबाइंड बनाकर ऐसे फाइनल आंसर लिखेंगे। ई बराबर माइनस, माइनस साइन लेंज लॉ को दिखा रहा है, ये माइनस साइन लेंज लॉ को दिखा रहा है कि फ्लक्स में परिवर्तन का अपोज करेगा ये, तो डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये रहा कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो आगे से हम लोग यही लिखा करेंगे, E इज इक्वल टू क्या, माइनस डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल टू क्या होता है अब, माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है ना, तो आगे पढ़ने से पहले हम वो लेंज लॉ के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। थ्योरी आगे पढ़ने से पहले लेंज लॉ के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखिए, मैं लिख दे रहा हूं, एग्जांपल्स ऑन लेंज लॉ, है ना, एग्जांपल्स ऑन लेंज लॉ। पहला देखिए, मान लीजिए यह इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट कांस्टेंट है, और इस इनफाइनाइट वायर के बगल में ये रहा कंडक्टिंग लूप, ये कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, अब बताइए आप, इस कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो होगा। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या बनाऊं मैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या बनाऊं। दिख रहा है ना स्क्वायर लूप, इसमें इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण करंट फ्लो होगा, तो उसे हम लोग इंड्यूस करंट कहेंगे। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या बनाऊं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, जीरो। क्यों, देखिए टाइम के साथ देखना है, कोई भी डिस्टेंस आर लीजिए, इनफाइनाइट वायर से कोई भी डिस्टेंस आर पे पॉइंट पी मानिए, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या लिखूं मैं, इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही ना होता है। अब बताइए इसमें क्या टाइम के साथ वेरिएबल है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, सब कांस्टेंट दिख रहा है, कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं दिख रहा है। करंट चेंज हो सकता था लेकिन सवाल में ही कांस्टेंट दिया है, तो कुछ भी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। जब कुछ भी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट जीरो, आई इंड्यूस्ड जीरो। इंड्यूस को शॉर्टकट में आई एन डी लिखूंगा मैं, तो इंड्यूस करंट हो जाएगा जीरो। ठीक है ना, और समझिए, मान लीजिए कि इनफाइनाइट वायर आपने लिया, ऐसे इनफाइनाइट वायर लिया, अब इस इनफाइनाइट वायर में करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक, करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और आप यहां पर रखे हुए हैं कंडक्टिंग लूप, ये कंडक्टिंग लूप है। इस कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस ईएमएफ हम लोगों को पता करना है, और देर उसके बाद इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। ठीक, तो वही करेंगे, आर दूरी पर एक पॉइंट पी मानेंगे, आर दूरी पर पॉइंट पी माना। अब बताइए
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या लिखूं मैं, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई r। अब देखिए इसमें करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो यह मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई। अब बताइए किधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ये डीएल क्रॉस आर करिए ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने सिखाया है ना, डीएल क्रॉस आर, राइट हैंड से डीएल क्रॉस आर किधर गया, करंट के डायरेक्शन में डीएल होता है ना, तो राइट हैंड की उंगलियां ऊपर ले जाओ, करंट के डायरेक्शन में ले जाओ और फिर आर की ओर मोड़ दो। अंगूठा किधर गया, अबे राइट हैंड की उंगलियां ऊपर ले जाओ वर्टिकल डायरेक्शन में करंट की ओर और फिर आर की ओर मोड़ दो उंगलियों को, तो अंगूठा किधर गया, अंदर की ओर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर है, इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ अंदर की ओर है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ रहा है। तो लेंज लॉ ने क्या बोला कि जो भी चेंज है उसका अपोज करना है कि नहीं, जो भी चेंज है उसका अपोज करना है। तो अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो अपोज कराओ, चेंज का विरोध करना है, चेंज के उल्टा काम करना है, जो चेंज है उसका उल्टा काम करना है। बढ़ रहा है तो अपोज, कम हो रहा है तो सपोर्ट, जो भी परिवर्तन है उसका अपोज करना है। बढ़े तो उल्टा, कम हो तो सपोर्ट में बना देंगे। ठीक है ना, तो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग बनेगा। तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड बाहर आना चाहिए। अगर लूप का मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बाहर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट ना। तो आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन पता कर लिए हम लोग, आई इंड्यूस्ड किधर गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, किधर गया इंड्यूस्ड, ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज बन गया ना। ठीक, तीसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए ये इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर में मान लेते हैं करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट टाइम के साथ कम हो रहा है, डाउनवर्ड एरो मतलब टाइम के साथ करंट डिक्रीज होता हुआ दिखा रहा हूं मैं। अब ये रहा कंडक्टिंग लूप, इस कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दिखाना है। क्या सिखाया मैंने आपको, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल दीजिए और देखिए कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो पी पॉइंट मान लिया आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड। अब कितनी बार लिखूं एक ही चीज, क्या होता है यह, ये बार बार लिखने की आवश्यकता थोड़ा ना है। मैग्नेटिक फील्ड तो रट गया ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, ये तो ओरली कर लेंगे ना। आई कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। किधर है मैग्नेटिक फील्ड, अरे करंट बढ़े चाहे कम हो, करंट तो ऊपर ही जा रहा है ना। जब करंट ऊपर ही जा रहा है तो करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर उंगलियां करो राइट हैंड का और आर की ओर मोड़ दो, एक्स एक्सिस की तरफ आर है ना, तो ऊपर वाई एक्सिस की उंगली की तरफ उंगलियां करो, राइट हैंड की उंगलियां वाई एक्सिस की ओर और एक्स एक्सिस की ओर मोड़ दो, क्योंकि आर किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, किधर गया अंगूठा, अंदर। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की ओर है, क्रॉस। ठीक, ये रहा। अब लेंज ने क्या कहा कि जो भी परिवर्तन है उसका अपोज करना है, जो भी चेंज है उसका अपोज करना है। बढ़े तो अपोज करा देंगे, कम हो तो सपोर्ट करा देंगे। ठीक, तो पहले क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए। उसके बाद क्या देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के बाद क्या करना है, देखना है कि फील्ड अगर बढ़ रहा है तो उल्टा फील्ड बनवा दीजिए लूप में, कम हो रहा है फील्ड तो सपोर्टिंग बना दीजिए। अब यहां पर फील्ड कम हो रहा है तो सपोर्टिंग फील्ड, लूप में करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि लूप का भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए, सपोर्टिंग। ये किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, तो इसका सपोर्ट करना है, तो सपोर्टिंग मैग्नेटिक फील्ड
अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज, तो इस लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा। यह इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हुआ। तो इस तरह से हम लोग लेंज लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया लेंज लॉ में, कि अगर स्टेशनरी कंडीशंस है, अगर स्टेशनरी कंडीशंस हैं तो क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए, बढ़े अपोज कराइए, कम हो सपोर्ट कराइए। मान लीजिए अब स्टेशनरी कंडीशन ना हो, लूप मूविंग हो, जैसे देखिए ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है इनफाइनाइट वायर में, और इसके बगल में ये रखा हुआ है लूप, यह लूप रखा हुआ है, ठीक है। और लूप को हम लोग इधर ले जा रहे हैं वेलोसिटी v से, राइट हैंड की ओर खींच रहे हैं वेलोसिटी v से। जब राइट हैंड की ओर खींचेंगे वेलोसिटी v से, तो जो भी परिवर्तन है उसका अपोज करना है। दूर जाने से हो क्या रहा है, फॉर्मूला देख रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड का, कोई भी फॉर्मूला देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, ये फॉर्मूला देख लीजिए, और चाहे 3 वाला कोई भी, चलिए 2 वाला ही देख लेते हैं। बताइए लूप दूर जा रहा है, ये आर, डिस्टेंस आर, लूप के सेंटर पे पॉइंट पी माने है ना, तो लूप भाग रहा है दूर, तो आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या करें, सपोर्टिंग, ठीक। दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, सबसे पहले देखिए कि इस मोशन से फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक। तो मोशन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मोशन का ही अपोज कर दो। मोशन का अपोज कैसे करेंगे आप, लूप को दूर जाने से रोकेंगे, लूप को दूर जाने से कैसे रोकेंगे आप, इनफाइनाइट वायर लूप में अट्रैक्शन दिखाएगा, समझिए। सबसे पहले मैंने आपको स्टेशनरी कंडीशन सिखाया, एग्जांपल नंबर 2 और 3 सुनिए ध्यान से। एग्जांपल नंबर 2 और 3 में स्टेशनरी कंडीशन दिखाया मैंने आपको। स्टेशनरी कंडीशन है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, किधर है, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग तो अपोज कराइए, डिक्रीजिंग सपोर्ट कराइए। अगर मोशन है, अगर मोशन है तो सबसे पहले चेक करिए कि मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा ये देख लीजिए, या लूप से फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा देख लीजिए। तो यहां पर आर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इंडक्शन होगा, तो मोशन का अपोज करा दीजिए, ठीक है ना, मोशन का अपोज करा दीजिए। इस लूप को दूर जाने से रोक लीजिए, कैसे, लूप को दूर जाने से कैसे रोकेंगे आप, अट्रैक्शन करा के। कैसे करंट में अट्रैक्शन होता है, लाइक करंट्स में, है ना, लाइक करंट्स में अट्रैक्शन होता है, पढ़ा था ना अभी पिछली क्लास में, लाइक करंट्स में अट्रैक्शन होता है। तो ये रहा क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रहा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। लाइक करंट्स में, सेम करंट्स में, पैरेलल करंट में अट्रैक्शन, एंटी पैरेलल करंट में रिपल्सन, पढ़ाया था ना। तो यहां पर पैरेलल करंट फ्लो करा दीजिए, समझ में आ गई बात। जैसे अपने आप जरा बताइए तो, ये मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, और ये रहा लूप, कंडक्टिंग लूप ये रहा। इस कंडक्टिंग लूप को ऐसे वेलोसिटी देकर इनफाइनाइट वायर की ओर ले जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट वायर की ओर ले जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस आर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है ना।
तो अगर आर कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, फील्ड बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है। तो ये पता हो गया फ्लक्स बदल रहा है, तो मोशन का अपोज करा देंगे। इनफाइनाइट वायर लूप को अपनी ओर आने से रोकेगा, रिपेल करेगा। कैसे करंट में रिपल्सन होता है? अपोजिट, उल्टा करंट में रिपल्सन। तो ये करंट जा रहा है लेफ्ट, लूप में करंट, नजदीक वाले ब्रांच में करंट राइट भेज दीजिए। ये रहा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो बताइए अपने आप जरा, तो ये इनफाइनाइट वायर है, इसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है, ठीक। और ये रहा कंडक्टिंग लूप, स्क्वायर लूप है, और इसको इनफाइनाइट वायर के पैरेलल ले जा रहे हैं। इसका वेलोसिटी इनफाइनाइट वायर के पैरेलल ले जा रहा है। बताइए इंड्यूस्ड करंट किधर बनाऊं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बोलिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? अरे पगला, जीरो। क्यों? देखो, मोशन की वजह से ये आर बदलेगा, आर बदलेगा, वाई डायरेक्शन में ना मूव करा रहे हो, ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ना है, तो एक्स डायरेक्शन में आर, एक्स डायरेक्शन में क्यों बदलेगा डिस्टेंस? आर तो कांस्टेंट रह गया ना। ऊपर खींचोगे तो आर क्यों बदलेगा? ना राइट जा रहे हो ना लेफ्ट जा रहे हो, आर क्यों बदलेगा? आर नहीं बदलेगा तो फील्ड नहीं बदलेगा, फ्लक्स नहीं बदलेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, इंड्यूस्ड करंट जीरो होगा। ठीक है ना? सातवां एग्जाम्पल, अब देखिए कितना एग्जाम्पल दे रहा हूं लेंज लॉ समझाने के लिए। मान लीजिए यह एक कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल प्लेन में रखा हुआ एक रिंग है। फिर से बना दे रहा हूं, ये रहा रिंग, ऑफ, रिंग बना दिया। अब रिंग में मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना, और ये रिंग का एक्सिस है, ये रिंग का एक्सिस है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आपसे पूछूंगा मैं, इतना समझा दिया तो कोई फायदा तो मिले, देखता हूं आप कर पाते नहीं कर पाते। मैं नहीं बताऊंगा, दो एग्जाम्पल कराना है मुझे, और 7 नंबर 8 नंबर दोनों आपसे पूछूंगा मैं। 6 एग्जाम्पल कराया, 2 सवाल तो पूछ सकता हूं ना मैं। तो ये कंडक्टिंग रिंग है ना, और ये इसका एक्सिस है, कंडक्टिंग रिंग का ये रहा एक्सिस। अब एक मैग्नेट लिया गया है, क्या लिया गया है? मैग्नेट, एक मैग्नेट लिया गया जिसको रिंग के एक्सिस पर ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। ये लीजिए, ये रहा मैग्नेट, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का यह रहा नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर रहा साउथ पोल। मैग्नेट को नीचे गिरा रहे हैं, इस वेलोसिटी ये है v नीचे की ओर, ठीक। अब बताइए इस रिंग में करंट का डायरेक्शन बताइए, इस रिंग में करंट का डायरेक्शन बताइए, जल्दी करके बताइए। इस रिंग में करंट का डायरेक्शन किधर बनाऊं? मैग्नेट को नीचे गिरने से रोकना है ना, मैग्नेट को नीचे गिरने से रोकना है, तो रिंग अपना नॉर्थ पोल ऊपर बना लेगा, रिंग अपना नॉर्थ पोल ऊपर बना लेगा कि नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन हो जाए, तो रिंग का नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। रिंग अपना नॉर्थ पोल ऊपर बना लेगा कि नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन हो जाए, है ना, ठीक। तो नॉर्थ पोल किधर होता है? उधर, इधर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होना चाहिए, हेंस करंट फ्लो का डायरेक्शन ये रहा।
ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके लिए नई बात हो, ये नई बात सुन के याद किया करिए। किसी भी लूप का नॉर्थ पोल किधर बनाना होता है, जिधर उसका मैग्नेटिक फील्ड बने। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जाना चाहिए, क्यों? नॉर्थ पोल ऊपर बना रखा है मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाना चाहिए। इस रिंग को दाहिने हाथ से पकड़िए, इस रिंग को दाहिने हाथ से ऐसे पकड़िए कि अंगूठा ऊपर हो जाए। पकड़िए, इस रिंग को दाहिने हाथ से ऐसे पकड़िए कि अंगूठा ऊपर हो जाए, तो उंगलियां किधर गई, उधर ही करंट फ्लो करा दीजिए। ठीक है ना? तो ये रहा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। समझ में आई बात ना? तो अब रिंग ने क्या किया, मैग्नेट को, रिंग ने मैग्नेट को रिपेल किया। तो रिंग मैग्नेट को नीचे आने से रोका, रिपेल किया, तो मैग्नेट का एक्सेलरेशन, मैग्नेट का एक्सेलरेशन, मैग्नेट को नीचे आने से रोका जा रहा है ना, तो मैग्नेट का एक्सेलरेशन जी से कम आएगा। मैग्नेट को नीचे आने से रोका जा रहा है, तो मैग्नेट का एक्सेलरेशन जी से छोटा आएगा। चलिए, ये एग्जांपल आपके लिए थोड़ा हो सकता है नया है ना। एक लास्ट एग्जांपल ऐसा ही और बता रहा हूं मैं, सिमिलर एग्जांपल। यह रिंग है, ठीक है ना, ये रिंग है और ये रिंग का एक्सिस है। यह रिंग और ये रिंग का एक्सिस, ठीक। इस बार मैग्नेट मान लीजिए रिंग के अंदर से नीचे गिर चुका है, यानी मैग्नेट का पोजीशन नीचे बनाऊंगा मैं, है ना, मैग्नेट का पोजीशन नीचे बनाऊंगा मैं। ये मैग्नेट ऐसे आ चुका है, ठीक। मैग्नेट का, चलिए मान लीजिए नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है मैग्नेट का, ठीक है ना। नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर, मैग्नेट नीचे गिर रहा है, यह वेलोसिटी नीचे है मैग्नेट का। जब मैग्नेट नीचे गिर रहा है तो रिंग क्या करेगा, मैग्नेट को नीचे गिरने से रोकेगा। समझ में आ गई बात? मैग्नेट को नीचे गिरने से रोकेगा, तो रिंग क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मैग्नेट को अट्रैक्ट कैसे कर सकता है रिंग, यह साउथ पोल को खींचेगा, तो साउथ पोल को खींचेगा तो साउथ को कौन खींचता है, नॉर्थ। तो रिंग क्या करेगा, अपना नॉर्थ पोल नीचे बना देगा, कि रिंग का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेट ऊपर खींचा जाए ऐसे, नीचे गिरने से बचे, तो रिंग अपना नॉर्थ पोल नीचे बना देगा, साउथ पोल ऊपर बना देगा। ठीक है ना? तो नॉर्थ पोल किधर बताया मैंने, किसी भी लूप का जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो रिंग को ऐसे पकड़िए कि अंगूठा नीचे रहे। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको एक नई बात बताई मैंने, किसी भी करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक डाइपोल मानते हैं, किसी भी करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेट मान सकते हैं। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, इसलिए। तो अगर मैग्नेट होगा तो नॉर्थ साउथ पोल होगा ना, तो किसी भी करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेट मान सकते हैं, और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की ओर होता है। ठीक है ना? तो नॉर्थ पोल किधर है, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आना चाहिए, तो अंगूठा नीचे करके पकड़िए रिंग को, जैसी उंगलियां गई वैसे करंट फ्लो करा दीजिए। ठीक है ना? तो इस तरह से करंट फ्लो हो गया, इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे। ओके, ये रहा इंड्यूस्ड करंट। ऐसे आपको लेंज लॉ अप्लाई करना है। तो रिंग ने क्या किया, मैग्नेट को नीचे गिरने से रोका, अट्रैक्ट किया, इसलिए फिर से मैग्नेट का एक्सेलरेशन नीचे गिरने से रोक रहा है रिंग, जी से कम आएगा। नीचे गिरने से रोका जा रहा है ना, तो जी से कम आएगा। ठीक। तो ओवरऑल आपको मैंने दो कंडीशंस बताई, दो ही ना पॉसिबल है, या तो मोशन होगा या नहीं होगा, ये दो कंडीशन पॉसिबल है। ठीक। तो पहला कंडीशन क्या बताया मैंने आपको, कि जहां पर मोशन ना हो वहां क्या करिए,
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लीजिए। कंडक्टिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लीजिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है उसका डायरेक्शन निकाल लीजिए। ठीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, सपोर्टिंग इंडक्शन कराइए। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मोशन वाला बताया मैंने आपको। अगर मोशन हो रहा है तो सबसे पहले देख लीजिए कि मोशन होने से फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, आपके सामने अभी एग्जांपल नंबर 6 है। देखिए एग्जांपल नंबर 6 दिख रहा है, मोशन होने के बाद भी फ्लक्स नहीं बदल रहा है। तो अगर मोशन हो तो सबसे पहले एक बार को चेक कर लीजिए कि फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मोशन का अपोज करा दीजिए, जो भी मोशन है उसका अपोज करा दीजिए। जैसे 7 नंबर, मैग्नेट नीचे गिर रहा है तो रिंग ने नीचे गिरने से रोका, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करा दिया गया हो ना। 8 नंबर में मैग्नेट नीचे गिर रहा है तो रिंग ने मैग्नेट को नीचे गिरने से रोका, साउथ को रिंग का नॉर्थ बनाकर अट्रैक्शन दिखा दिया। ठीक है ना, इस तरह से लेंज लॉ अप्लाई करते हैं आप। ठीक है ना, तो ये रहा ईएमआई का बेसिक। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशंस की बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि देखिए या तो हर चीज आपको डिक्टेट कराता हूं मैं, या फिर खुद लिख देता हूं मैं। जो खुद लिख दिया वह तो आपको दिख रहा है, लेकिन क्या जो डिक्टेट करा दिया वो सुनाई नहीं दे रहा है आपको? दे रहा सुनाई ना? तो क्यों नहीं वीडियो ये लेक्चर देखते हैं आप मोबाइल में टेबल पर रखकर, और सुन सुन के क्यों नहीं लिखते हैं कॉपी पे आप? हर डेफिनेशन, छोटी से छोटी बात, ए टू जेड सब आपको बताया है मैंने, कुछ नहीं छोड़ा है। एक एक चैप्टर देख रहे हैं कितना लेंदी लेंदी जा रहा है ना। किसी भी चैप्टर में कितने लेक्चर में आवर्स यूज किए हैं मैंने, कितने घंटे का टोटल लेक्चर बनाया, जरा देख लीजिएगा। अब कोई भी इतना डिटेल में पढ़ाता हो तो भी मुझे बता दीजिएगा, कहीं से भी आप मैच कर सकते हैं इस चीज को। इतना ढेर सारा एग्जाम्पल करा रहा हूं, हर डेफिनेशन, छोटा से छोटा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं तो बोल रहा हूं। खुद भी तो कुछ काम करेंगे आप ना, तो अपने आप भी कुछ मेहनत करिए, अलसियाइए मत इतना। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में लोग क्या करेंगे, इन पर कैलकुलेशंस करेंगे। बात समझ में आ गई? आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एरिया से डिफाइन होता है ना। किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन होता है। दो डेफिनेशन दिया मैंने आपको, एक फिजिकल यानी लॉजिकल डेफिनेशन, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, या इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी है। यहां से क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया के पैरेलल हैं तो फ्लक्स नहीं बनेगा, और अगर पैरेलल नहीं है तो फ्लक्स बनेगा। फिर फेरेडे लॉ पढ़े हम लोग। क्या था फेरेडे लॉ? 3 लॉ था। किसी भी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे, जिसकी वजह से उस लूप में करंट फ्लो होगा, जिसे इंड्यूस करंट कहेंगे। दूसरा नियम क्या था? ये इंडक्शन तभी तक होगा, याद रखिएगा, दूसरा नियम बहुत जरूरी है। ये इंडक्शन तभी तक होगा जब तक कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ लगातार बदल रहा है। टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना बंद कर देगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा। तीसरा नियम, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर आपको लेंज लॉ बताया मैंने। क्या है लेंज लॉ? कि जिस
कारण से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होता है लूप में कि उस कारण का अपोज करे। इसी को देखते हुए माइनस साइन लगाते हैं और इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है ना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब लेंज लॉ के एग्जांपल्स मैंने आपको कराए, दो तरह से सिखाया मैंने आपको। स्टेशनरी कंडीशन है तो लूप के अंदर, कंडक्टिंग लूप के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लीजिए। अगर फील्ड बढ़ रहा है तो अपोजिंग इंडक्शन कराइए, लूप का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा बनवाइए। और फील्ड अगर कम हो रहा है तो सपोर्टिंग इंडक्शन कराइए, लूप का इंड्यूस करंट ऐसे बनाइए कि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड सपोर्टिंग बन जाए। अब अगर मोशन हो रहा है, मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, मोशन का अपोज करा दीजिए। क्या ध्यान रखना है कि पैरेलल करंट में अट्रैक्शन होता है, एंटी पैरेलल करंट में रिपल्सन होता है, इसका हेल्प लीजिएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। अभी उन्होंने क्या किया है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है। ठीक है।